हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप भी अपनी तैयारी को नए उमंग, नए विश्वास और नए जोश के साथ हर एक दिन अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। और आपको हमने इससे पहले टॉपिक में वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में 3-4 क्लासेस आई और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस काफ़ी अच्छी तरीके से देखी होंगी और उन क्लासेस को अच्छे से देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने की कोशिश की होगी। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल भी बता दिया मैंने कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संधि। इस टॉपिक में आपको आज स्वर संधि के बारे में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा कि कैसे स्वर संधि के कितने भाग हैं और उन भागों में कौन कौन सा नियम लगता है। तो साथियों, आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, संधि। संधि इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी लिख लीजिए। संधि का अर्थ होता है जॉइंट। ओके, संधि किसे कहते हैं? संधि जैसे हमारा हाथ है, तो यहां पर जो जोड़ है, ये किसको जोड़ रहा है? ये नीचे वाली हड्डी को ऊपर वाली हड्डी से कौन जोड़ रहा है? ये कोहनी हमारी वहां पे जुड़ रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है? जुड़ना। संधि का अर्थ क्या हो जाएगा? जुड़ना। क्या हो जाएगा साथियों? संधि का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना या जुड़ना। ओके, और संधि की जो परिभाषा होगी, हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी, और हिंदी में खेल है सिर्फ वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन है उसके अनुसार ही संधि को हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? हम संधि कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए आप, परिभाषा लिखिए। दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। कैसे संधि होती है? कैसे स्वर और स्वर जुड़ते हैं, व्यंजन और व्यंजन जुड़ते हैं, कैसे दो वर्णों के मेल से हम एक संधि का निर्माण करते हैं, कैसे उस शब्द का निर्माण होता है, वो आपको बताएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख लीजिए आप। उदाहरण में सबसे पहले आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे विद्या, विद्या धन आलय। तो साथियों, अगर हमें इसे जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? विद्या धन आलय। तो क्या बन जाएगा? विद्या धन आलय। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, अर्थ होता है ज्ञान, और आलय का अर्थ होता है घर, विद्या का घर। ओके, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विद्या का अर्थ ज्ञान होता है, जबकि आलय का अर्थ क्या होता है? घर या कोई पर्टिकुलर जगह। तो कैसे जुड़ रहा है देख लीजिए यहां पे। विद्या, ध्या में क्या है? आ की मात्रा है। ध्या में क्या है? आ। इसको ले लीजिए आप, विद्या प्लस आलय, ये लिखा है ना। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल बेसिस आसानी से समझेंगे, और जब तक इसमें कई एग्जाम्पल आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो संधि आपको समझ नहीं आएगी। पहले पहले में लगेगा कि मुझे पूर्ण रूप से संधि आ गई है, लेकिन जब परीक्षा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर चूक कर जाते हैं। इसलिए चूक करते हैं क्योंकि क्या नहीं रहती है? प्रैक्टिस नहीं रहती है। आपने कई एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करे रहते हैं। इसीलिए मैं आपको कई एग्जाम्पल लिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो यहाँ पे जो ध्याय है, इस ध्याय में आ रहा है, और यहाँ क्या बचा? ध। तो ध पे क्या लग जाता है? हमेशा मैंने कहा, किसी शब्द को या किसी वर्ण को आधा दिखाने के लिए उस पर हलंत चिन्ह लग जाता है, जो मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। आ धन आ, तो आ धन आ बराबर क्या बन जा रहा है? बड़ा आ धन आ बराबर बड़ा आ। तो आ मिलकर आ बना, तो विद्या प्लस आ, तो विद्या ही आएगा, क्योंकि बड़ा हो जा रहा है, वो दीर्घ हो जा रहा है, मतलब विद्या आलय, विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय का विद्यालय बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार से देख लीजिए, देवालय, देवालय,
तो देवालय में भी वही है, देव प्लस आलय, यहां भी संधि हो रही है। कैसे? देव धन आलय। तो देव मतलब भगवान, जहां भगवान, और आलय का अर्थ मैंने बता दिया है, घर। जहां भगवान का घर हो, जहां भगवान निवास करता हो, उसे क्या कहेंगे हम? देवालय। देवालय कौन कौन से होते हैं? जैसे मंदिर, मस्जिद इत्यादि जितने भी ग्रह हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जितने भी स्थान हैं तो क्या कहलाएंगे? वो भगवान का घर, जिसे क्या कहेंगे हम? देवालय। और देवालय का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? देव धन आलय। ओके साथियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूं देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र है ना, तो देवेंद्र कैसे जुड़ा है? कैसे देवेंद्र शब्द का निर्माण हो रखा है? देवेंद्र शब्द का निर्माण हो रखा है देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो तब क्या बन रहा है? देवेंद्र। तो इसी हम क्या कहते हैं? संधि। संधि मतलब जोड़। ओके, अब इसकी परिभाषा आपने लिख दी होगी। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, या जॉइंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए साथियों, एक एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, मनोहर, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मनः, इसको सोल दो, जैसे लिखता हूं महोदय, महोदय। तो महोदय का जो संधि विच्छेद होगा वो होता है महाधन उदय। तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है महोदय? महाधन उदय। तो यहां से आ की मात्रा आती है, जबकि यहां से ऊ की मात्रा आती है। ओके, इसको मैं आगे आपको जब संधि के भेद आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको उसको लिखाऊंगा। पहले आप लिख लीजिए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो वर्णों के मेल से एक परिभाषा और लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए, यहीं पे लिखते हैं। एक दूसरी परिभाषा है, दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, शब्दों में जो परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसको लिख लीजिए आप, दो वर्णों के मेल से जो विकार शब्दों में उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे संधि कहते हैं। इसको भी आप नोट करते रहिए, ताकि भविष्य में आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आप अपने स्तर से रिवीजन कर पाएंगे, जो आपके पास नोट्स प्रॉपर बने होंगे। तो साथियों, आपको पता है कि यूके ट्रिपल और यूकेपीएससी में जो हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 100% उन 20 प्रश्नों में एक प्रश्न हमेशा क्या बनता है? संधि से बनता है। इसीलिए आपको संधि वाला चैप्टर मिस नहीं करना है। और मैं इसलिए आपको इतना डीप पढ़ा रहा हूं ताकि जो नए बच्चे हैं उनके लिए आसानी से वो समझ पा रहे होंगे कि संधि का अर्थ जोड़ होता है, कैसे दो वर्ण मिलकर एक नए शब्द का निर्माण या नए वर्ण का या व्यंजन या स्वर का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपको भी इस चैप्टर को कंप्लीटली जो मैं पढ़ाऊंगा उसको देखना है और उसे याद करना है और समझना बिल्कुल है। ओके, तो नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। पहले अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखाऊं तो लिखा देते हैं कुछ एग्जांपल, इसे मिटाते हैं। कुछ एग्जांपल और लिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, और भविष्य में आप जो भी संधि से क्वेश्चन बनेगा आप उसे गलत नहीं करेंगे, इतना मैं आपसे आशा करता हूं। और आप इतना विश्वास है मुझे कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसे आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, और जो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं लिखता हूं महाधन, जैसे महाशय है, महाशय। तो एक मिनट, महाशय शब्द का निर्माण कैसे होता है देख लीजिए, महाधन आशय। महाशय शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है?
महाधन आशय, तो क्या बनेगा? महाशय। इतना आपको समझ आया होगा कि कैसे दो शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कैसे संधि हो रही है। इस हा का आ, ये दोनों आ मिलकर ये बड़ी आ बना देते हैं। आ का दीर्घी होता है। अभी मैं आपको वही चीज पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए आपको बड़ा बड़ा समझना है। महाधन आशय का क्या होगा? महाशय। जैसे मैं बोलता हूं क्या, जैसे कह सकते हैं जैसे, हाँ, इत्यादि, क्या कह सकते हैं? इत्यादि, इत्यादि। तो इत्यादि का जब संधि विच्छेद करेंगे या संधि विच्छेद करता हूं मैं इसका, तो किन दो शब्दों से इत्यादि का निर्माण होता है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा इति धन आदि। क्या होगा? इति धन आदि। इति धन आदि से क्या बन रहा है? इत्यादि बन रहा है। जैसे एक शब्द है मुनीश्वर, मुनीश्वर, तो मुनीश्वर शब्द कैसे बनता है? मुनि धन ईश्वर। क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम? मुनि धन ईश्वर। क्या कहते हैं? मुनि धन ईश्वर। तो मुनि का जो मुनीश्वर का जो निर्माण होता है दो शब्दों से मिलकर हो रहा है। तो यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर आएगा बड़ी नी, मुनीश्वर। छोटी नी, छोटी ई आएगी और बड़ी ई, तो क्या मिल रहा है इसे? इसका क्या हो जा रहा है? ये बड़ा ई आ जा रहा है। इसीलिए यहां पर मुनीश्वर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लीजिए ताकि आपको भविष्य में याद रहे। जैसे मैं लिखता हूं रजनीश्वर, तो रजनीश्वर शब्द है, तो रजनीश्वर शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक तो इसमें रजनी है और दूसरा क्या है? ईश्वर। रजनी धन ईश्वर, तो किसका निर्माण हो रहा है? एक शब्द का निर्माण होता है, रजनीश्वर। ओके, रजनीश्वर, जो रजनीश्वर शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? रजनीश्वर शब्द का अर्थ होता है रात का भगवान, रात का ईश्वर। ओके, रजनी का अर्थ क्या होता है? रात। ओके, रजनी के पर्यायवाची आपको पता होंगे, रात जो भी है, निशा। अब हेडिंग डालिए संधि विच्छेद। यहां पर लिख लीजिए आप संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं उसे समझिए आप। जब हम किसी शब्द को अलग अलग तोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में बहुत अंतर है। संधि विच्छेद एक पर्टिकुलर शब्द का अर्थ प्रकट करता है, जबकि वर्ण विच्छेद कोई अर्थ प्रकट नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें जिस शब्द तोड़कर भी उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो वहां पर हमेशा याद रखना वो किस में आता है? संधि विच्छेद में आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, ऊपर के ये शब्द है उन्हीं को दिखा देता हूं। जैसे महाशय है, तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद होगा महाधन आशय। क्या होगा? महाधन आशय। तो क्या हो जाएगा? आशय, महाधन आशय। इसका जो संधि विच्छेद है वो ये हो जाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? एक शब्द को जब हम अलग अलग दो खंड में विभक्त करते हैं या तीन खंड में विभक्त करते हैं और उनका कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल यहां भी देख लीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद यह है, इति धन आदि। मुनीश्वर का संधि विच्छेद मुनीश्वर का मुनि धन ईश्वर। और रजनीश्वर का जो संधि विच्छेद है रजनी धन ईश्वर। इतना मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ आया होगा। और इसके बाद मैं आपको संधि के प्रकार बताने वाला, और संधि के जो प्रकार है उनके कितने भेद हैं और कैसे वो आगे चलकर हमें उनको पढ़ना है। तो इसको मिटा देते हैं। मिटाना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि ये बोल्ड थोड़ा छोटा है, और उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास में काफी अच्छा लग रहा होगा और भविष्य में आप कुछ ना कुछ बनने के लिए अग्रसर होंगे। तो साथियों, अब देख लीजिए आप संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है साथियों।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो मैं इनमें पढ़ाने वाला हूं आपको, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको स्वर संधि के 5 भेद, और 5 में से आज जितने भी भेद हो पाएंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देख लीजिए संधि के प्रकार लिख लीजिए। संधि 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या हो जाएगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 संधि के क्या है? प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके साथियों, और जो ये स्वर संधि है, स्वर संधि किसे कहेंगे हम पहले? आज हम बात करते हैं पहले स्वर संधि की। ओके, हेडिंग डाले सभी लोग, स्वर संधि। स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं पहले? तो साथियों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और उन 5 भेदों को मैं लिखाने वाला हूं। और स्वर संधि मतलब क्या होता है? स्वर संधि क्यों बोल रहा हूं मैं इसको स्वर संधि? स्वर संधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वर स्वर का क्या होता है? मेल होता है, और जो नया शब्द बनता है वो भी स्वर ही बनता है। जैसे इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, पहले अब इसके भेद लिख लीजिए आप, फिर आपको समझ आएगा। पहला जो भेद है वो है दीर्घ संधि। दूसरा भेद गुण संधि, पूरा लिख लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि। तीसरा आएगा सॉरी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा आएगा यण संधि, यण संधि। पांचवा है अयादि संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि की जो परिभाषा होगी वो क्या हो जाएगी? जब दो स्वर आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करता है या नए स्वर का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे हम? स्वर संधि। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा रोल किसका है? स्वर का रोल है, यहां पर स्वर का ही मेल होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? स्वर संधि कहते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो परिभाषा भी लिख लीजिए। दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, कहेंगे कि दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम, दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो आपको ये याद रखना है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, और इन भेदों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि में कौन कौन से कैसे कैसे नियम हैं, और इन नियमों में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन हिसाब से हम आपको एग्जाम्पल बेसिस समझाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने स्तर से बेहतर तैयारी की कोशिश कर रहे होंगे, और इस तैयारी के साथ साथ आप अपने आप को बेहतर, हर एक दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो साथियों, अब स्वर संधि का जो पहला भेद है, स्वर संधि का जो पहला भेद है उसे हम आपको बताएंगे। उसके बाद गुण संधि बताएंगे, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, उसके बाद अयादि संधि। ओके, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाना है, इसको भी मिटा देते हैं पूरा।
और इसको मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, तो इसको भी साफ ही मिटा देते हैं। ओके, हेडिंग डालिए। जो स्वर संधि का पहला भेद है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि किसे कहेंगे हम? तो साथियों, जब ह्रस्व, मैंने बताया है लघु स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर मैंने आपको कब बता दिया, आ, ई, उ और री। और मूल स्वर मैंने कहा जो लघु स्वर भी बताए थे वो अ, ई, उ, री। बताता हूं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जैसे मैं मूल स्वर या जिसको कह रहा हूं मैं ह्रस्व स्वर, क्या कह रहे हैं, ह्रस्व स्वर, या उसी को कहता हूं मैं क्या, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर। छोटे स्वर भी कह सकते हैं इनको, छोटे स्वर। और ये कौन कौन से हैं, जैसे अ, ई, उ, री। और जो मैं दीर्घ स्वर की बात कर रहा हूं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिए। दीर्घ स्वर, यहां पे लिख लीजिए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर है आ, आ, ई, उ और आ, ई, उ। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब ह्रस्व या मूल स्वर या दीर्घ स्वर, जब अ आ के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आते हैं, जब अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं, तो ये दोनों मिलाकर एक स्वर का निर्माण करते हैं, जो करते हैं दीर्घ स्वर का ही निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दीर्घ स्वर का ही निर्माण करते हैं। तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ का अर्थ हमेशा होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इसका बड़ा हो जाता है, चाहे छोटे छोटे मिलकर किस बड़े का निर्माण करे, या बड़ा बड़ा मिलकर छोटे का बड़ा निर्माण करे। कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं अ धन अ का संधि कर रहा हूं, तो क्या बन रहा है यहां पर, इन दोनों का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। अ धन अ बराबर आ। इसी प्रकार से मैंने कहा, अगर मैं अ में आ को जोड़ूं, तो यहां पर भी क्या बनेगा, तो यहां पर भी इसका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो अ का बड़ा क्या होता है, आ। आसानी से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं आ धन आ भी करता हूं, आ धन आ, तो आ धन आ बराबर भी आ का ही निर्माण होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। तो आ से आ मिलकर भी आ का ही रूप ले लेता है, जो है दीर्घ। दीर्घ संधि का उदाहरण है, या दीर्घ स्वर कह सकते हैं इसको। ओके, इसी प्रकार से मैं ई में ई को जोड़ता हूं, ई में ई को जोड़ता हूं, तो बड़ी ई का निर्माण होता है। तो जो क्या कर रहा है, छोटी ई में छोटी ई जोड़कर दीर्घ होने के कारण इसे क्या कहेंगे हम, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। यदि मैं बड़ी ई में छोटी ई का इसमें ऐड करता हूं या जोड़ता हूं, तो कौन सा बनता है, तो यहां पर भी इसका दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से उ में उ धन उ, छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलाकर भी क्या हो जाती है, उसका दीर्घ हो जाता है, बड़ी ऊ का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि मैं छोटी ऊ में बड़ी ऊ को मिलाता हूं या जोड़ता हूं, तो कौन सी ऊ का निर्माण होगा, बड़ी ऊ का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा बनती है, यदि अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो वहां पर जिस स्वर का निर्माण होगा वह दीर्घ स्वर होता है, और इसी दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं, जिसका निर्माण हो रहा है, तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। तो इसमें हम परिभाषा लिखेंगे, पहले इसको एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ताकि याद रहे, और इन एग्जाम्पलों को जरूर से लिखें ताकि आप भूलें ना।
अब इसको मिटाते हैं और परिभाषा के साथ आपको एग्जाम्पल के अनुसार समझाएंगे ताकि आप अच्छे से इसको याद रख सकें। कह सकते हैं कि जब ह्रस्व, समझा दिया मैंने ह्रस्व, या इसको मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद इनका कोई समान स्वर आए, मैंने समझा दिया ऊ भी आए तो दीर्घ हो जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई इनके समान, कोई समान स्वर आए तो, समान स्वर आए तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, और जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट हो गया होगा। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद इसी के समान, या तो इसके समान आया या तो इसके समान आएगा, तो वहां पर क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल वही है, जैसे मैं लिख रहा हूं, क्या यदि मैंने कहा अ धन अ, अ धन अ बराबर क्या बनेगा? हमेशा इसका दीर्घ होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल बताइए मुझे जो कि अ धन अ बराबर क्या बना रहा है? आ बना रहा है। क्या बना रहा है? अ धन अ बराबर आ बना रहा है। जैसे जैसे कह सकते हैं स्वर्ण प्लस अवसर, स्वर्ण प्लस अवसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण धन अवसर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो इसमें ण है, ण, स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, है कि नहीं? इस रो को हमेशा कहां पढ़ा जाता है? आगे पढ़ा जाता है, इसको आप पीछे नहीं पढ़ सकते। और मैंने कहा था इस रो को हम आगे क्या पढ़ते हैं? आधा रॉ पढ़ते हैं। 4 प्रकार की रॉ कल मैंने बता दिया था। उम्मीद है कि आपने उन रॉ के 4 प्रकार के बारे में समझा होगा कि कौन सी रॉ पूरी है, कौन सी आधा है। अगर जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी, 4 प्रकार के रॉ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, इससे पहले वाली क्लासेस में बता रखा है। आशा है कि आपने वो टॉपिक आसानी से समझा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ण है, ण, तो इस ण में आपको एक ध्वनि और सुनाई दे रही होगी। क्या? अ, ण, अ, ण, अ। तो जब मैंने कहा, जब मैं आपको हलंत हलंत वाला नियम आपको समझा रहा था, उसमें आपने आसानी से समझा होगा। तो ण, ण, अ, तो इसमें क्या आ रहा है? अ ध्वनि भी सुनाई दे रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं अ है। क्या है? इस ण में अ छुपा है। तो यहाँ का अ धन, यहां पर तो अ है ही। क्या है? अ यहां पर है ही। तो अ धन अ बराबर क्या हो जाता है? आ। क्या होगा? अ धन अ बराबर आ हो जाता है। इसीलिए स्वर्ण धन अवसर बराबर स्वर्णावसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णासर। कैसे? जब इस णों का अ और इसका अ मिलाकर बड़ी दीर्घ हो जा रहे हैं, आ बन जाता है। इसी प्रकार स्वर्णावसर, इसीलिए क्या बन जाता है? स्वर्णावसर। स्वर्ण प्लस अवसर बराबर स्वर्णावसर। अ धन अ बराबर आ, इसीलिए यहां पर इस ण में आ की मात्रा जुड़ गई है। इसी प्रकार से आप भी एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम्पल आपको कैसे बताने हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर, जैसे आप कोई भी कमेंट बता सकते हैं जो दीर्घ संधि से रिलेटेड रखता हो। तो जो दूसरा हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल होगा, जैसे मैं लिखता हूं परम धन अर्थ। अब समझ आ गया आपको ना? संधि और वर्ण, संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद में अंतर। आगे मैंने बताया आपको कि कैसे संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद में दो शब्द अलग होते हैं, उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जबकि वर्ण विच्छेद में जो वर्णों का विच्छेद होता है उनका अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर परम धन अर्थ, उसी प्रकार से यहाँ पर एक एग्जाम्पल इस अ का और ले लेते हैं।
इस मौ में मैंने उसी प्रकार से समझा रखा है, मौ में अ छुपा है, धन यहाँ पर अ है, तो अ धन अ बराबर मैंने पहले बता रखा है, अ धन अ बराबर आ होता है, इसीलिए परम धन अर्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ। कैसे, इस मौ में ये आ जुड़ता है, इस मौ में पहले से अ है, अ का आ हो जाता है, इसलिए उसका दीर्घ हो जाता है, इसलिए परम धन अर्थ बराबर क्या बनेगा, परमार्थ। क्या बनेगा, परमार्थ। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए, अब अ धन आ, अ धन आ का नियम बताता हूं मैं। यदि अ में आ जुड़ता है तो क्या बनेगा, उसका भी क्या होता है हमेशा, जो बड़ा वाला है वो क्या होगा, आ, दीर्घ हो जाता है, अ धन आ बराबर आ हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आपको हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिम धन आलय से कौन सा शब्द बन रहा है, अब देख लीजिए यहां पे आप, हिम, इस मो में क्या है, अ छुपा है, प्लस ये आ जुड़ेगा, तो मैंने कहा बराबर क्या बनाएगा, आ बनाएगा, तो इसीलिए हिम धन आलय बराबर हो जाता है हिमालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय बनाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इसमें कई एग्जांपल आते हैं और आपको एग्जांपल जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको संधि समझ नहीं आएगी। जैसे मैं बताता हूं, देव धन आलय, देव धन आलय, देव धन आलय, आप देख लो दीर्घ हो रहा है, इसका इस व में अ छुपा है, इस व में अ छुपा है, धन ये तो पूरा आ जाएगा, तो मैंने कहा जब अ धन आ बराबर क्या हो जाता है, इसका दीर्घ होता है, तो इसका दीर्घ क्या है, आ है, तो देवधन आलय, जब आ हो रहा है तो देवधन आलय बराबर क्या हो जाएगा, देवधन आलय बराबर हो जाएगा देवालय, क्या बनेगा, देवालय। ओके, समझ आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि काफी बार ये पूछा गया है, और संधि से मैंने पहले ही बता चुका कि मैंने कई क्वेश्चन, जो अब इसके बाद में पीवाईक्यू कराने वाला हूं, तो पीवाईक्यू में आप देखेंगे कि संधि से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, पहले इसको भी लिख लीजिए आप, फिर मैं और एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, इसको लिखने का प्रयास करें और समझने का भी प्रयास करें। जब तक समझोगे नहीं, खाली रटने से कुछ नहीं होगा। दो चार जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, सिर्फ इन एग्जाम्पलों से क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, जब तक आपको नियम पता ना हो कि कैसे जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद कोई समान स्वर, इन्हीं के समान स्वर इसमें जुड़ता है तो उसका क्या हो जा रहा है, दीर्घ स्वर हो जा रहा है। तो ओके साथियों, तो देख लीजिए, समान स्वर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। जब ह्रस्व स्वर, क्या, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद इन्हीं के समान समान स्वर उसके साथ बनता है या मिलता है, जुड़ता है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, तो वहां पर होता है दीर्घ संधि। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अब एग्जांपल है आ धन आ, आ आ धन आ, तो मैंने कहा चाहे दीर्घ वाला आए लेकिन समान स्वर आना चाहिए, समान स्वर देख रहे होंगे, समान स्वर, समान एक प्रकार के स्वर, आ एक प्रकार के स्वर देख रहे होंगे ना, आ का भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब इसका नियम देख लो, कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं इसमें। जैसे विद्याधन आलय, क्या है, विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय में देख लीजिए, जो ध्या लिखा है मैंने पहले भी समझाया आपको, ध्या, इस ध्या में आ का उच्चारण हो रहा है और इस आ में ये पीछे वाली आ लगती है तो ये बड़ी आ बन जाती है। ओके, आ धन आ बराबर आ होती है, इसलिए विद्याधन आलय बराबर होता है विद्यालय। तो पहले मैंने एग्जाम्पल में बताया था ये, और अब आपको एग्जाम्पल स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे ये दीर्घ हो रहा है और कौन सा नियम इसमें लग रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आएगा महाशय, महाशय, तो महाशय को कैसे तोड़ेंगे हम, कैसे वो दीर्घ संधि का उदाहरण बनता है, इसको स्पष्ट करते हैं। महाशय, तो यहां पर महाधन, ये आ की मात्रा है तो यहां पर आ जाएगी महाधन आशय, हो गया। इस हा में आ की मात्रा पहले से विद्यमान है, जबकि यहां पर आ है, तो अब आ प्लस आ बराबर आ ही होता है, इसलिए महाधन आशय बराबर महाशय शब्द का निर्माण होता है। इसे आप नोट करिए, फिर आपको अन्य एग्जाम्पल भी आपको समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको एग्जाम्पल पता नहीं है
कि कैसे आ से आ बन रहा है, अ प्लस अ बराबर आ बन रहा है, अ प्लस आ बराबर आ बन रहा है। ओके, इसी प्रकार से आप संधि को समझ पाएंगे। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको ई का नियम बताता हूं, दीर्घ संधि का ई का नियम। कुछ एग्जाम्पल और हैं जिसको लिखाना काफी जरूरी है। ई का नियम, कौन सा नियम? ई का नियम। जैसे ई धन ई, ई धन ई, छोटी ई धन छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, तो मैंने कहा दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ कैसे होगा? जब यह बड़ा वाला ई आएगी, बड़ी वाली ई आएगी। क्या होगा? जब ई धन ई बराबर कौन सी आती है? बड़ी वाली ई आती है, तो वहां पर क्या हो जा रहा है? इसका दीर्घ हो जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, यहां पर लिख लीजिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा देख लीजिए। जैसे रविंद्र, रविंद्र शब्द है ना, रवि धन इंद्र। अब आपको अंतर स्पष्ट हो पा रहा होगा कि कैसे जो दीर्घ संधि है उसके एग्जाम्पल है, कैसे हमें देखना है, कैसे हमें समझना है, और कैसे नियम है इनके, वो भी देख लीजिए आप। ये वी वी लिखा तो इसमें कौन सी ई होगी? छोटी ई है। वी लिखा है तो कौन सी ई है? छोटी ई। पीछे छोटी ई है, तो मैंने कहा जब छोटी ई और छोटी ई जुड़ती है तो वहां पर बड़ी ई का निर्माण करता है, जो इससे बड़ा है, बड़ी ई का निर्माण करता है। इसी प्रकार से रवि धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा? रविंद्र। क्या होगा? रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, इसका दीर्घ हो रहा है। बड़ी वी, जब बड़ी ई आ जाती है तो क्या हो जाता है? रविंद्र हो जाता है। अब जैसे आता है दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल पहले आप इसको समझ लीजिए। जब छोटी ई में छोटी ई जुड़ रही है तो कौन सी किसका निर्माण हो रहा है? वो हो रहा है बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। अब है दूसरा एग्जाम्पल गिरीश। दूसरा एग्जाम्पल है गिरीश। गिरी, गिरी मतलब पर्वत, ईश मतलब भगवान या देवता जो पर्वतों पर निवास करता है, गिरी ईश। पहले मैं इसका एग्जाम्पल ढंग से समझा देता हूं, फिर पूरा शब्द लिखते हैं। गिरी धन ईश, गिरी धन ईश ऐसे भी हो सकता है। या गिरीश शब्द तो मुझे लग रहा है इसमें बड़ी ई आएगी, इसलिए ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें बड़ी ई जाती है। ईश, ईश कैसा शब्द है? पूर्ण शुद्ध शब्द है, इसीलिए इसको मिटाते हैं, ये गलत शब्द हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर हम। गिरी धन इंद्र। अब आपको अंतर स्पष्ट हो पा रहा होगा कि कैसे इस री में छोटी ई है, धन ये ई छोटी है, जब ये दोनों मिलती है तो बड़ी ई का निर्माण करती है। इसी प्रकार से दीर्घ हो जाता है। और जब गिरी प्लस इंद्र होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? गिरेंद्र। क्या हो जाएगा? गिरेंद्र, गिरेंद्र। तो ये ई का नियम है। और इस ई के नियम में आपने समझा होगा कैसे छोटी ई से छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप देख लीजिए, दूसरा जो ई आएगा वो कौन सा आएगा? छोटी ई प्लस बड़ी ई। अब इसका नियम देख लीजिए आप, छोटी ई और बड़ी ई का नियम है, वो आपको देखना है। जब छोटी ई में बड़ी ई मिलती है तो किसका निर्माण करेगी? बड़ी ई का निर्माण करेगी। ओके, कैसे निर्माण करेगी वो देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है कपि धन ईश, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पी, यहां पर पी लिखा है मैंने, यहां पर छोटी ई है और यहां पर जो बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? ये बड़ी वाली ई बना पा रही है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? जब इसमें इस पी में ये ई जुड़ती है तो क्या बन रहा है? कपीश। क्या बन रहा है? कपीश। देख लीजिए, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो रहा है? बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था आगे, गिरीश, गिरी धन ईश, तो गिरी धन ईश बराबर क्या बनेगा? जो मैंने ऊपर बता रखा है क्या हो जाएगा? गिरी धन ईश बराबर हो जाता है
गिरीश, गिरीश। ये इसके ई के एग्जाम्पल हैं। और एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है ई का, वो नियम है ई धन ई का। बड़ी ई धन बड़ी ई का नियम है, बड़ी ई धन बड़ी ई, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या होगा, जो बड़ी ई आएगा इसका दीर्घ रूप आएगा। जैसे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए, भारती धन ईश्वर, भारती धन ईश्वर। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्त्री में बड़ी ई है और यहां पर बड़ी ई है। जब मैंने कहा जब बड़ी ई में बड़ी ई जुड़ती है तो बड़ी ई का निर्माण करेगी, तो यहां पर कौन से शब्द का निर्माण हो रहा है, यहां पर हो रहा है भारतीश्वर। क्या हो रहा है, भारतीश्वर। क्या हो रहा है, भारतीश्वर शब्द का निर्माण हो रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक और लिख लीजिए, रजनी धन ईश। एग्जाम्पलों से तो काफी आसान हो जाता है संधि को समझना। और मैं इतने एग्जाम्पल इसलिए भी लिखा रहा हूं क्योंकि वो एक्सपीरियंस बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बच्चों को ये सब पता है, लेकिन जो नई तैयारी करने वाले हैं, जो तुरंत 12 पास करके आए हुए हैं, 12 पास करके आए हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं तैयारी के क्षेत्र में जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो पेपर कहीं से भी बना दे रहा है, कुछ भी बना दे रहा है, जो उसके मन में आ रहा है, जैसा भी क्वेश्चन उसको मिल रहा है वो उसको उठा के वहां डाल दे रहा है। इसीलिए आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को समझना है, और इसी प्रकार से आप सफलता हासिल कर पाएंगे। ओके, तो देख लीजिए कैसे। यहां पर रजनी, इसमें भी बड़ी ई है, ये बड़ी ई की मात्रा है, धन ये बड़ी ई। तो मैंने बोला था बड़ी ई में बड़ी मिलाएंगे तो उसका दीर्घ रूप बड़ी ई होता है। इसीलिए रजनी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, रजनी धन ईश बराबर हो जाता है रजनीश, रजनीश। सॉरी, पूरा ही मिटा दो यार इसको। ओके, इसको मिटाते हैं। रजनी धन ईश बराबर होगा रजनीश। तो ई का नियम भी यहां पर समाप्त हो जाता है। और इस नियम में आपने देखा होगा कैसे बड़ी ई से बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण उसका दीर्घ रूप होता है, छोटी ई से छोटी का निर्माण बड़ी ई का निर्माण उसका भी दीर्घ होता है। जब छोटी ई में बड़ी ई का निर्माण बड़ी ई को जोड़ते हैं तो वहां पर क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। उसी प्रकार से जो दीर्घ संधि का जो ई का नियम है वो भी पूरा होता है। अब आता है ऊ का नियम। अब यहां पर क्या आता है, ऊ का नियम। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको ऊ का नियम बताते हैं। मिटा दूं, चलो इसको मिटा देते हैं। और ऊ का नियम, ऊ के नियम में कौन कौन से 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि आपको कभी आप भूले ना, और भविष्य में कोई भी एग्जाम हो आप संधि का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इतनी आशा इतनी उम्मीद मैं आपसे रखता हूं। तो देख लीजिए आप, ऊ धन ऊ। तो जब दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, इतने एग्जाम्पल मैंने करा दिए, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ऊ धन ऊ बराबर बड़ी ऊ करूंगा तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यदि मैं ऊ धन छोटी ऊ कर रहा हूं तो कौन सा दीर्घ रूप बता रहा हूं। दीर्घ अर्थ मैंने पहले ही बता दिया था कि दीर्घ अर्थ क्या होता है, दीर्घ अर्थ हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, दीर्घ अर्थ क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। मैंने एग्जाम परिभाषा लिखी है, जब ह्रस्व या मूल दीर्घ स्वर के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई समान स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर के ह्रस्व स्वर और हर दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर, या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के साथ दीर्घ स्वर आए तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें दीर्घ स्वर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, और जिस दीर्घ स्वर से जो निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, हम दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहेंगे, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि कहते हैं। ऊ का नियम पढ़ेंगे हम, वो देख लीजिए। ऊ के नियम में सबसे पहला आता है भानु, भानु धन उदय।
अब बताइए, भानु धन उदय में भी इस नु में छोटी ऊ है, जबकि इसमें आपको दिख ही रहा होगा स्पष्ट तरीके से। और मैंने कहा ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाता है, ये वाली ऊ हो जाती है। तो भानु धन उदय बराबर हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा, भानु धन उदय बराबर क्या होगा, छोटी बड़ी वाली ऊ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा भानुदय। आया समझ में। और एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं सिंधु सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी, इसमें भी दिख रहा होगा आपको, ये छोटी ऊ है, क्या है, छोटी ऊ है इसमें, और ये वाली ऊ भी आ जाती है यहाँ पे। जब इन दोनों का जोड़ होता है तो मैंने बताया था बड़ी ऊ बन जाती है। इसी प्रकार से सिंधु प्लस उर्मी बराबर क्या हो जाएगी, सिंधुर्मी। क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी। ओके साथियों, क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी। तो इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको, बड़ी ऊ छोटी ऊ में बड़ी ऊ का नियम। क्या बताएंगे, छोटी ऊ में बड़ी ऊ का नियम कैसे होता है। जैसे है, ऐसे करते हैं, या तो क्योंकि आप समझ गए कि दीर्घ संधि कैसे बन रही है, उसी प्रकार से मैं समझाऊंगा। बड़ी ऊ धन छोटी ऊ, तो क्या बनेगा, मैंने चाहे आगे वाला जोड़ो, चाहे दीर्घ स्वर जोड़ो, चाहे ह्रस्व स्वर जोड़ो, तो दोनों मिलकर क्या बना रहा है, उसका दीर्घ रूप बना रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूं भू धन ऊपरी, तो यहां पर देख पा रहे होंगे जो भू लिखा मैंने, यहां पर बड़ी ऊ की मात्रा है, जो ये बड़ी ऊ है, यहां पर बड़ी ऊ की मात्रा है, और जो छोटी ऊ यहां पर है। जब ये दोनों आपस में जुड़ रही है तो क्या बना रही है, बड़ी ऊ का निर्माण कर रही है। तो क्या हो जाएगा, भूधन ऊपरी। तो भूधन ऊपरी बराबर होता है भूपरी। क्या हो जाएगा, भूधन ऊपरी बराबर भूपरी। आया समझ में। एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप एग्जाम्पल करते रहो। जैसे मैं लिखता हूं एक और एग्जाम्पल, वधुधन उल्लास, सॉरी वधु ऐसे नहीं लिखते हैं, वधु बड़ी आती है, वधु धन उल्लास। तो एक शब्द है वधु धन उल्लास, तो यहां पर भी दिख रहा होगा आपको कि यहां पर जो है क्या, बड़ी ऊ धन छोटी ऊ बराबर आता है, छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ का निर्माण कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वधुल्लास। वधुल्लास कैसे लिखते हैं देख लीजिए। ऐसा नहीं आपने वधु और प्लस इस दोनों को जोड़ दिया उल्लास कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सपोज ये मैंने लिखा है तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि वधु उल्लास, ये कोई शुद्ध रूप नहीं है। ये जो ऊ है इसमें समाहित हो जाती है, तब जाके मैंने कहा इसी को दीर्घ संधि कहेंगे हम। ये गलत तरीका है। ओके, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। कई एग्जाम्पल में ऐसा शब्द भी दिया रहता है और बच्चे उस पर टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाए, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वधुधन उल्लास बराबर क्या होगा, वधुल्लास। क्या होगा, वधुल्लास होगा। ओके साथियों, ऊ का नियम भी लगभग लास्ट बचा है। अब बड़ी ऊ में बड़ी ऊ कैसे जोड़ते हैं वो देख लीजिए। बड़ी ऊ में बड़ी ऊ कैसे जोड़ते हैं वो देख लीजिए आप। बड़ी ऊ में बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ में जब बड़ी ऊ जोड़ेंगे, तो जब बड़ी ऊ में बड़ी जोड़ते हैं तो क्या बनती है, बड़ी ऊ बनती है। तो यहां पर क्या आएगा, एक एग्जांपल देख लीजिए, भू धन ऊर्ध, भूधन ऊर्ध, ऐसे लिख लीजिए, भूधन ऊर्ध, भूधन ऊर्ध। तो भूधन ऊर्ध में देख लीजिए आप, ये भी बड़ी ऊ है। तो यहां पर देखें, जो यहां पर है, यहां पर ये बड़ी ऊ है, स्पष्ट तरीके से नहीं लिख पा रहा हूं मैं भी है। तो ये देखें, ऊ धन ऊ, तो यहां पर भी बड़ी ऊ है, यहां पर भी बड़ी ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण कर रही है, बड़ी ऊ का निर्माण कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, भूर्ध। ये भू तो आएगा ही आएगा, तो ये इसकी क्या शब्द बन रहा है, भूर्ध। ये शब्द इसका निर्माण कर रहा है। अगर और एग्जाम्पल लिखा ना हो तो मैं लिखा देता हूं, लेकिन समय का अभाव है। और मुझे लगता है कि जितने भी मैंने आपको संधि के प्रकार बताए हैं, अभी मैं एक प्रकार पे हूं, दीर्घ संधि। उम्मीद है कि आपको इसको जब आप क्लास देखेंगे तो आप अपने स्तर से भी
एग्जाम्पलों को करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ राजपाल यादव की, उसमें काफ़ी आपको जो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, गुण संधि के उदाहरण, अयादि संधि, यण संधि, जितनी भी संधियां हैं सब दिए हुए हैं। चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, सब नियम आपको बता रखे हैं, सब उस तरीके से बता रखे हैं। लेकिन आप में जितने भी एग्जाम्पल हैं वहां से आपको नोट करने हैं, और जो मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, उन एग्जाम्पलों को सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन कभी खराब नहीं होगा या गलत नहीं होगा। इसी आशा के साथ मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं, और उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, और मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद हम शुरू करते हैं जो स्वर संधि का दूसरा जो टॉपिक है वो है गुण संधि। उसके बारे में जितना भी हो सके आज वो कराने की कोशिश करूंगा, और जो बचता है तो वो मैं क्या कराऊंगा, कल कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आ रही होगी। ओके, तो साथियों, हमारी वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों, जितने भी आप ग्रुप में ज्वाइन, चाहे टेलीग्राम में ज्वाइन हो, चाहे आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो, आप जरूर से उन जरूरतमंद छात्रों तक हमारी क्लासेस को जरूर से पहुंचाएं। क्योंकि हमने ये मुहिम इसीलिए छेड़ी है ताकि हर गरीब से गरीब छात्र अपने स्तर से तैयारी कर सके, और अपने घर की गरीबी, जो भी दीन स्थिति है, उसको दूर करने का प्रयास करेगा। क्योंकि वर्तमान समय का जो दौर है काफी विकट दौर है। इस दौर में तैयारी करने के लिए काफी बच्चे इच्छुक हैं और काफी नहीं भी हैं, क्योंकि नशा के क्षेत्र में लड़के काफी आगे जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो यूथ है वो काफी खराब होती जा रही है। ओके साथियों, अब हम शुरू करते हैं गुण संधि। तो हेडिंग डालिए गुण संधि। गुण संधि में मैं आपको जितना भी हो सके अभी बता लूंगा, बाकी कल बताएंगे। गुण संधि, गुण संधि की परिभाषा क्या होती है देख लीजिए। यदि अ आ के बाद ई उ ऊ और री आए तो, यदि आ के बाद ई उ ऊ री आए तो प्लस, अब बताता हूं, पहले मैं परिभाषा लिख दिखाता हूं। यदि, पहले परिभाषा पूर्ण लिख लीजिए तब आपको समझ आएगा। यदि आ के बाद आ के बाद ई उ री आए तो, री आए तो, यदि आ के बाद ई उ री आए तो क्या हो जाता है, आए तो अ में अगर ई जुड़ेगा तो वह ए का निर्माण करता है। हो गया। आ में अगर ई आता है तो वह भी ए का निर्माण करेगा। अ में अगर ऊ जुड़ेगा तो वह ओ का निर्माण करता है। और अ में अगर बड़ी ऊ भी आती है तो वो भी क्या करती है, ओ का निर्माण करेगा। तो यदि आ के बाद ई उ री आए तो इसका क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। ए ओ और अर हो जाता है। तो ए ओ अ या आ के बाद ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, और री का आर हो जाता है। री का क्या होता है, आर हो जाता है। यही परिभाषा है इसकी। और इस परिभाषा आपको समझनी है कि कैसे हो रहा है ये, वो देख सकते हैं आप। इसमें एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल से आप काफी आसानी से समझ जाएंगे कैसे इसे इन एग्जाम्पलों को आपको सॉल्व करना है। ओके, मैं चाहता हूं कि जो वीडियो है ये काफी, जो क्लासेस है काफी लंबी नहीं होगी, क्योंकि क्लासेस लंबी होने से बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको छोटी करने का प्रयास करूंगा। आप देख लीजिए कैसे हो रहा है वो। मैंने कहा यदि और आ के बाद री आता है, क्या आता है, री, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका होता है अर। क्या हो जाएगा, अर, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। या तो इस ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। मैं अगर आपको बड़ा बड़ा लिखाऊंगा फायदा कुछ नहीं है। देख लीजिए, यदि अ या आ, अब समझ आएगा आपको।
यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ई या ई आए तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हमेशा ए हो जाता है। क्या बन जाता है, ए स्वर बन जाता है। उसी प्रकार से यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाता है ओ। उसी प्रकार से यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद री आता है, री आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका सॉरी उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा आर। क्या हो जाता है, उसका होता है आर। तो इसके एग्जाम्पल कराते हैं और एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये बना। जैसे मैं लिखता हूं अ धन ई का नियम बताता हूं पहले। अ धन ई का नियम, अ धन ई का नियम में देख लीजिए आप, अ धन ई बराबर क्या हो जा रहा है, ए। अ धन ई बराबर ए हो जा रहा है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए, जैसे है देव धन इंद्र, है ना। अब यहां पे देख लीजिए आप, देव धन इंद्र में देखो, यहां पे इस व में अ है प्लस ये ई, ये दोनों मिलकर क्या कर दे रहे हैं, ए का निर्माण कर दे रहे हैं। अ धन ई बराबर जहां पर ए आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी, तो वहां पर हो जाती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ओके, ए का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से देव प्लस इंद्र ए का निर्माण होगा तो ये व इसमें इस अ में ई और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। तो इसमें कौन सी संधि होगी, पहली बात, जब तक आप इस शब्द को तोड़ोगे नहीं, आपको संधि के नियम पता नहीं होंगे, स्वर संधि के बारे में पता नहीं होगा, तो आप कभी भी संधि को हल नहीं कर सकते हैं। आपको शब्द तोड़ना होगा, शब्द तोड़ना आना बहुत जरूरी है। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, अगर आपको पता है और में ई जोड़ने से ए होता है, अगर आपको गुण, आपने गुण संधि पढ़ी होगी पहले या आप पढ़ रहे होंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन गलत करने की उम्मीद कम ही रखेंगे। इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो को जरूर से देखेंगे। और उसी प्रकार से आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। जैसे है सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा, इसमें भी वही है। रॉ में अगर हम रॉ को तोड़ते हैं, ये रॉ है, रॉ को तोड़ते हैं तो रॉ में हलंत लग जाएगा धन अ। रॉ तोड़ने पर जब अ अलग अलग हो जाता है तब हलंत का प्रयोग होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां पर अ आ जाता है, यहां पर ई, और जो ऊपर नियम है वो देख लीजिए। अ धन ई बराबर क्या हो जा रहा है, अ धन ई बराबर हमेशा ए होता है, चाहे आ आए चाहे ई आए, बनाएगा क्या, उसका ए बन जाता है। तो अ धन ई बराबर भी क्या होगा, ए हो जाता है। तो सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र, तो सुर धन इंद्र बराबर क्या होगा, सुरेंद्र। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही कराऊंगा। बाकी जो गुण संधि के एग्जाम्पल हैं, चाहे वो अ धन उ बराबर ओ होता है, चाहे आ धन उ बराबर ओ होता है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है। इस संधि के चैप्टर को हमने 3-4 वीडियो में कवर करनी है, जिससे कि आप लोगों को आसानी से, आप इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर अ धन री का अर् कैसे हो रहा है ये बताएंगे, आ धन री का अर् कैसे हो ये भी बताएंगे। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो टॉपिक आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ आती है या आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो इसका अगला पार्ट होने वाला है गुण संधि का। और जितने भी स्वर संधि के भेद हैं वो हम अगली जो क्लासेस में कराएंगे। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।